हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद सत्येंद्र सिंह। स्टूडेंट्स, आज क्लास में हम कक्षा 9 की विज्ञान का चैप्टर नंबर 9 डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम बात करेंगे संवेग संरक्षण का नियम के बारे में। ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे कि ये क्या होता है और संवेग संरक्षण के नियम का हम प्रतिपादन भी करेंगे, इसको प्रूव भी करेंगे कि ये कैसे लागू हुआ, और इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करेंगे। तो आज के वीडियो में हम संवेग संरक्षण के नियम को अच्छे से समझते हैं, उसको प्रतिपादित करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसके नियम को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं यहाँ पे संवेग संरक्षण का नियम क्या है, क्या कहता है। अब आपको बता दें, संवेग संरक्षण का नियम जानने से पहले आपको संवेग के बारे में पता होना चाहिए। अगर आपने संवेग के बारे में वीडियो नहीं देखा है तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। क्लास 9 की आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसमें आपको चैप्टर मिल जाएगा। उसमें आपको पहले संवेग के बारे में देख लेना है, फिर आप ये देखेंगे तो आपको और बेहतर तरीके से समझ में आएगा। वैसे आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ, संवेग जो होता है वो द्रव्यमान और वेग के गुणा के बराबर होता है। इतना याद रखिए, द्रव्यमान और वेग का जो गुणा होगा वो आपका संवेग होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं संवेग संरक्षण का नियम पढ़ते हैं। तो यहाँ पे लिखा है, इस नियम के अनुसार यदि किन्हीं दो या दो से अधिक वस्तुओं के निकाय पर कोई बाह्य बल नहीं कार्य करता है तो निकाय का कुल संवेग नियत रहता है। कहने का मतलब यह है कि कोई दो वस्तुएं हमारे पास हैं या दो या उससे अधिक वस्तुएं भी हैं, अगर उन पर कोई बाहर का कोई बाह्य बल नहीं लग रहा है, मतलब कहीं बाहर से हम बल नहीं लगा रहे हैं, तो उनका जो कुल संवेग होगा वो नियत रहेगा। मतलब जो संवेग होगा वो पहले वैसे रहेगा और बाद में भी संवेग क्या होगा, वैसे ही रहेगा। कहने का मतलब यह है कि अगर मान लेते हैं दो वस्तुएं हैं, कुछ संवेग उनका पहले से फिक्स है, अब वो आपस में टकराती हैं, तो टकराने के बाद क्या होगा, उनका वेग बदलेगा। पहले तो वेग कुछ और होगा, जब टकराएंगे तो उनका वेग बदलेगा। वेग बदलने के बाद क्या होगा, तो उनका संवेग भी बदलेगा, लेकिन जब उनका कुल संवेग निकालेंगे तो सेम वही संवेग आएगा जो हमारा पहले संवेग आएगा। मतलब इन दोनों वस्तुओं का पहले का जो कुल संवेग होगा, बाद में टकराने के बाद इन दोनों वस्तुओं का जो संवेग होगा वो बराबर रहेंगे। मतलब कहने का मतलब यही है कि जो निकाय का कुल संवेग है नियत रहेगा। नियत का मतलब फिक्स रहेगा। ठीक है, अब यही हमें प्रूफ करना है। देख लीजिए आप, यहाँ मैं आपको यहाँ पे प्रूफ करके दिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपकी डेरिवेशन है, इसको यहाँ पे समझते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कि संवेग संरक्षण के नियम का प्रतिपादन कैसे हम करेंगे। तो हम मानते हैं कि दो वस्तुएं हमारे पास हैं, जैसे एक वस्तु मान लीजिए A है, एक वस्तु क्या है, B है। तो यहाँ पे माना M1 तथा M2 द्रव्यमान की कोई दो वस्तुएं A तथा B हैं। अब यहाँ पे हमने लिख लिया कि दो वस्तुएं हमारे पास हैं, एक A है एक B है, जिनका द्रव्यमान क्या है, M1 और M2 है, तथा ये U1 व U2 के प्रारंभिक वेग से गतिमान है। और इनका जो वेग है, जो शुरुआती वेग यानी टक्कर से पहले का वेग है, तो ये U1 वेग से गतिमान है और ये U2 वेग से गतिमान है। और यहाँ पे ये भी याद रखना है कि जो आपका U1 वेग है वो ज़्यादा है U2 से, यानी पहले वाली वस्तु का जो वेग है वो दूसरी वाली से ज़्यादा है। ठीक है, ये आपका पहले का कंडीशन होगी। फिर इसके बाद इनकी टक्कर होने के पश्चात, जब इनकी टक्कर हो जाएगी, जब आपस में टकराएंगे तो उनका वेग न कुछ तो बदलेगा। अब यहाँ पे देख लीजिए, ये आपका A है, ये आपका B है, इनके बीच में टक्कर होगी तो क्या होगा कि जो A है वो B पर एक बल लगाएगी, उसका नाम हमने दिया F1। ठीक है, दोनों एक दूसरे पर टकराएंगे तो बल लगाएंगी, तो A वस्तु जो होगी वो B पर जो बल लगाएगी उसे हम F1 नाम दे रहे हैं, और B भी जो होगी वो A पर उतना ही बल लगाएगी जिसे हमने नाम दिया F2। तो ध्यान रखना, जब भी दो बल बराबर और विपरीत दिशा में लगें तो वो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम होता है, न्यूटन का तीसरा नियम हमने आपको बताया था। तो याद रखना है, A वस्तु जब B से टकराएगी तो A वस्तु B पर एक बल लगाएगी, उसे F1 रखना है, हमें F1 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी अभी। और B भी जो होगी वो A पर एक बल लगाएगी, उसका नाम हमने F2 दिया है, उसको भी हम यहाँ पे निकालेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना है। अब टकराने के बाद क्या होगा, जब टकराएंगे इस पर बल लगाएगा तो B1 इधर जाएगा, B भी इस पर A पर बल लगाएगा तो A इधर जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, जब हम बल लगा देंगे तो यही M1 द्रव्यमान की जो वस्तु है उसका वेग बदल जाएगा। बल लगाने पर क्या होता है, वेग बदलेगा। पहले इसका वेग U1 था, अब इसका वेग कितना हो गया, V1। इसका वेग U2 था, अब इसका वेग क्या हो गया, V2 हो गया। तो यानी वेग बदल जाएगा। और ध्यान रखना है, जब भी किसी वस्तुओं के वेग बदलते हैं तो उनमें त्वरण उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है, त्वरण उत्पन्न होता है। पहले आप सब अच्छे से समझ लीजिए, फिर आपको करना ही रह जाएगा। तो ध्यान रखना है कि हमने क्या बताया कि दो वस्तुएं A और B हैं, जिनके द्रव्यमान M1 और वेग कितना है, U1। यहाँ पे M2 द्रव्यमान है और वेग कितना है, U2। जब वो आपस में टकराएंगी तो वे एक दूसरे पर बल लगाएंगे और दोनों बल हमारे बराबर होंगे। ठीक है, अब बल लगाने के बाद क्या होगा, जो वस्तु A थी उसका द्रव्यमान M1 है, लेकिन इसका वेग अब बदल जाएगा, U1 से क्या हो गया, V1 हो गया। इसी तरह वस्तु B जो है, इसका द्रव्यमान M2 है, पहले वेग U2 था, अब इसका वेग क्या हो जाएगा, V2 हो जाएगा। तो यानी वेग इसका भी बदल गया। तो जब वेग में परिवर्तन होता है तो त्वरण उत्पन्न होता है, ये बात आपको याद रखना है। अब यहाँ पे बता देते हैं कि जब टकराने से पहले जो आपका संवेग होगा वो क्या होगा, टकराने के बाद संवेग क्या होगा वो क्या होगा। इन दोनों को देख लेते हैं, फिर हम देखते हैं यहाँ पे हमें क्या हमें लाना क्या, ये भी याद रखना है।
कि जो दो वस्तुएं थी इनके टकराने के पहले का जो संवेग था वो बराबर आना चाहिए टकराने के पश्चात के संवेग के। तो हमें लाना क्या है ये आपको याद रखना है। देख लीजिए यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिख के रखा हुआ है कि संवेग का फॉर्मूला क्या होता है। संवेग को हम P से लिखते हैं। संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणे वेग, यानी द्रव्यमान और वेग का गुणा करा देंगे तो हमारा संवेग आ जाएगा। अब हमें पहले का संवेग निकालना है। तो देखिए यहाँ पे ये वस्तु पहले m द्रव्यमान की थी, u वेग से चल रही थी, तो इसका संवेग जो आएगा m1 u1, यानी m1 गुणे u1। ठीक है, द्रव्यमान गुणे वेग करेंगे। दूसरी वस्तु m2 द्रव्यमान से चल रही थी, u2 वेग था, तो इसका निकालेंगे तो m2 इंटू u2 आएगा। और दोनों वस्तुओं को अगर हम दोनों वस्तुओं का हम संवेग जोड़ दें तो हमारा पहले का कुल संवेग आ जाएगा। तो पहले का संवेग कुल क्या हुआ, m1 u1 प्लस m2 v2। इसी प्रकार से जब दूसरी वस्तु हमारे यहाँ पे दूसरे वेग से चलेगी तो इसका m1 का v1 से गुणा कराएंगे तो m1 v1 आएगा, बाद का वेग यानी टक्कर के बाद का वेग। फिर इसका गुणा कराएंगे तो m2 v2 का, तो m2 v2 आएगा। इन दोनों को जोड़ देंगे तो कुल संवेग हमारा टक्कर के पश्चात आ जाएगा। तो हमें यही लाना है, टक्कर के पहले का जो कुल संवेग है m1 u1 प्लस m2 u2, टक्कर के पश्चात का जो संवेग है m1 v1 प्लस m2 v2 के बराबर आना चाहिए। इसी को हमको लाना है, यानी इन दोनों को हमें क्या दिखाना है, बराबर दिखाना है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं इनको प्रूफ करते हैं। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, लिखा है कि टक्कर के दौरान जो वस्तु A है वस्तु B पर F1 बल लगाती है। हमने आपको बताया था वस्तु A जो है वो इस पर F1 बल लगाती है, जिसके बदले B भी जो है वस्तु A पर F2 बल यानी प्रतिक्रिया बल लगाती है। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहली कंडीशन देखेंगे। सर्वप्रथम वस्तु B पर वेग बदलने से उत्पन्न त्वरण, किस पर देखेंगे, हम B पर देखेंगे। ठीक है, तो B के लिए हम यहाँ पे त्वरण निकालें तो B हमारी दूसरी वस्तु है तो इसको हमने A2 से लिख लिया है। ठीक है, A हमारी पहली वस्तु है तो उसको 1 से लिखेंगे, B हमारी दूसरी वस्तु है तो इसको हमने A2 से लिख लिया। तो त्वरण बराबर क्या होगा, वेग परिवर्तन। अब देखिए वस्तु हमारी जो B2 है, जो हमारा A2 हम निकाल रहे हैं, वस्तु किसके लिए निकाल रहे हैं, हम B के लिए निकाल रहे हैं, क्योंकि B में वेग बदला है। तो इसका पहले वेग U2 था, बाद में वेग कितना V2। तो जो त्वरण में हमारा जो निकालेंगे, त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है, वेग परिवर्तन बटे समय। तो वेग में हम परिवर्तन लिखेंगे। यहाँ पे पहले वेग जो था हमारा B का वो U2 था, बाद में वेग जो है V2 है। तो V2 को अगर हम U2 से माइनस कर देंगे तो हमारा वेग में परिवर्तन आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे V2 को U2 से माइनस करेंगे तो वेग परिवर्तन हमारा यही होगा कि बाद वाले वेग से पहले वाले वेग को माइनस करेंगे। और हम B के लिए निकालें, इसलिए हमने सारे वेग जो लिए हैं वो B के लिए। और अपॉन में क्या रहेगा, समय। तो समय हमारा T रहेगा। हम मान लेते हैं कि इन दोनों के बीच जो वेग परिवर्तन हुआ वो T समय हुआ। तो हमारा यहाँ पे क्या गया, त्वरण आ गया। अब न्यूटन के द्वितीय नियम क्या कहता है, न्यूटन का द्वितीय नियम कहता है कि F बराबर m इंटू A होता है। तो अब इस वस्तु B पर जो बल लगा है, हमने देखिए यहाँ पे B पर जो वस्तु पर बल लगा है वो क्या है, F1। तो F1 बराबर क्या लिखेंगे, B का जो द्रव्यमान होगा, तो B का द्रव्यमान क्या है, m2 है, तो यहाँ पे m2 लिख लिया। B का त्वरण कितना है, A2, तो A2 लिखे। तो कंफ्यूज मत हो गया का कि यहाँ पे F1 है, यहाँ पे m2 तो जो B पर जो बल लग रहा है उसको हमने नाम F1 दिया है, लेकिन जो हमारा त्वरण है वो A2 है, जो द्रव्यमान है वो m2 है। ठीक है, बाकी चीज़ें तो हमने 2 करके मानी हुई है ना B के लिए, तो इसलिए हमने इधर 2 लगा रखा है, लेकिन बल जो हमने माना है F1 माना है। अब यहाँ पे इनकी वैल्यू रखिए, तो हमारा बल कितना निकल कर आएगा, पहले यहाँ पे B वस्तु पर तो m2 की वैल्यू तो m2 ही रहेगी, और A2 की वैल्यू यहाँ पे से रखें तो V2 माइनस U2 अपॉन कितना आएगा, T आ जाएगा। ठीक है, अगर हम चाहें तो इन दोनों का गुणा करा दें, तो गुणा कराएंगे तो कितना आएगा, m2 के साथ यहाँ पे V2 आ जाएगा और माइनस m2 के साथ क्या आ जाएगा, U2 आ जाएगा, और अपान में क्या रहेगा, अपान में आपका T रहेगा। ठीक है, तो ये हमारा जो आ गया है वस्तु B पर जो बल लग रहा है उसकी वैल्यू आ चुकी है। इसको यहाँ पे हम इक्वेशन 1 नाम दे देते हैं। ठीक है, याद रखना है आपको, कितना क्लियर हो गया होगा। अब हम यहाँ पे इसी प्रकार से क्या निकालेंगे, वस्तु B भी वस्तु A पर कुछ ना कुछ बल लगाती है और उसकी वजह से उसका वेग बदलता है, तो उसका हम वेग बदलेगा तो उसका हम त्वरण निकालेंगे। ठीक है, तो ये फिगर आपको यहाँ पे याद रखना है। अब हम चलते हैं, उसका भी हम यहाँ पे त्वरण निकालते हैं। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि जो वस्तु B होगी वस्तु A पर भी तो बल लगाएगी। तो जो वस्तु B है, मान लेते हैं वस्तु A पर जो बल लगा रही है वो क्या है, F2 है। अब बल लगाएगी तो उसके भी तो वेग में बदलाव आएगा। अब वेग बदलेगा तो उसका त्वरण भी बदलेगा। तो इसके त्वरण का नाम हम A1 लिख रहे हैं। A1 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि इसमें जो हमारी सारी चीज़ें हैं वो M1 U1 जैसी हैं, तो इसको हमने A1 नाम दे दिया। ठीक है, अब यहाँ पे त्वरण का फॉर्मूला क्या होगा, वेग परिवर्तन। तो पहले इसका वेग U1 था, बाद में इसका वेग V1 है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, V1 से U1 को माइनस करेंगे और अपान में क्या लिखेंगे, टाइम लिखेंगे। तो ये हमारा जो आ गया है, त्वरण आ गया है। अब हमारा यहाँ पे त्वरण आ चुका है, तो त्वरण के बाद हम क्या करेंगे, इसका बल निकालेंगे। तो न्यूटन के दूसरे नियम से निकालेंगे। हमने पहले B पर जो बल लगा था वो F1 माना था, अब A पर जो बल लगेगा उसे F2 माना, तो हम यहाँ पे F2 बराबर लिख रहे हैं। तो ध्यान रखना है, यहाँ पे F2 है, इधर M1 A1 है। क्यों M1 A1 है, क्योंकि पहली वस्तु के लिए हमने M1 A1 ही लिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे M1 का मान तो M1 ही रहेगा और A1 का मान हम क्या रखेंगे, V माइनस U
यानी V1 माइनस V1 अपन क्या रखेंगे, T रखेंगे, और ये हमारा कहाँ में रहेगा, ब्रैकेट में रहेगा। फिर हम क्या करेंगे, इनका अगर हम मल्टीप्लाई कराएं तो हमारा कितना आएगा, तो F2 बराबर जो हमारा आएगा वो M1 V1 माइनस M1 U1 अपॉन कितना आ जाएगा, T आ जाएगा। तो ये हमारा बल निकल कर आएगा, इसको इक्वेशन सेकंड मान लेंगे। ठीक है, अब हमने इनको इक्वेशन दोनों मान लिया तो हमारे पास दोनों बल आ चुके, और हमने आपको बताया था कि ये दोनों बल क्या होंगे, एक दूसरे के बराबर होंगे और परिणाम में विपरीत हैं, क्योंकि A इस पर B बल इधर लगा रहा है, B इस पर बल इधर लगा रहा है, तो दोनों बल बराबर हैं और विपरीत हैं। तो इसमें से क्या करेंगे, एक बल को हमें माइनस चिन्ह लगाकर लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए हमने F2 पर माइनस लगा लिया है पहले से ही। ठीक है, तो जब भी दो बल बराबर और विपरीत हों तो उनमें से एक बल को माइनस लिखना है, क्योंकि वो माइनस बताता है कि वो दिशा में विपरीत हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, F1 बराबर F2 करेंगे। तो देख लीजिए क्रिया प्रतिक्रिया के नियम से F1 बराबर F2। ठीक है, अब हमने F1 की वैल्यू अभी निकाली थी, आपको याद होगा F1 की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, तो यहाँ पे हम लिखते हैं M2 V2 निकाला था हमने, और यहाँ पे M2 U2 निकाला था। अपॉन में क्या रहेगा हमारा, T रहेगा, बराबर में ये माइनस रहेगा, और इधर ब्रैकेट में लिख लीजिए हमारा F2 कितना आया है, M1 V1 माइनस M1 U1 अपॉन क्या रहेगा, T रहेगा। तो ये T और ये T तो कट जाएगा नीचे से। अब क्या करते हैं, इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, M2 V2 लिख लेते हैं और M2 U2 लिख लेते हैं। इधर क्या होगा, माइनस से गुणा करा देंगे तो ये माइनस का M1 V1 हो जाएगा, इसका माइनस से गुणा करेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा M1 U1 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, ये जो माइनस का M2 U2 है इसको इधर भेज देंगे, ये माइनस का M1 V1 है इसको इधर भेज देंगे, तो क्या हो जाएगा, ये माइनस का M1 V1 इधर आएगा तो इसको लिख लीजिए M1 V1 प्लस का हो जाएगा, साथ में क्या रहेगा, M2 V2 रहेगा, बराबर में ये माइनस का M2 V2 इधर आ जाएगा तो इसके साथ में तो M1 U1, और ये हमारा माइनस का M2 U2 इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा M2 U2 हो जाएगा। अब इसी चीज़ को हम उल्टा लिख लेते हैं, तो इसको पहले लिख लेते हैं, तो M1 U1 प्लस M2 U2 को इस प्रकार से लिख लेते हैं, बराबर में क्या लिखेंगे, इधर M1 V1 और प्लस M2 V2। इसके अब यहाँ पे देखिए क्या आया है, अब यहाँ पे देखिए हमने आपको एक चीज़ बताई थी कि M1 U1 प्लस M2 U2 जो हमारा था वो पहले का संवेग था। तो देखिए इधर M1 U1 प्लस M2 U2 जो हमारा पहले का संवेग है, बराबर किसके है, M1 V1 प्लस M2 V2 के, जो कि हमारा M1 V1 प्लस M2 V2 जो कि बाद का संवेग था। तो यही हमें प्रूव करना था, जो टक्कर के पहले का जो संवेग है टक्कर के बाद के जो संवेग के होता है वो बराबर होता है। यही हमारा संवेग संरक्षण का नियम कहता है कि जब भी दो वस्तुएं पहले जिस वेग से होती हैं उनका कुल संवेग जो होगा बाद में टकराने के बाद का जो कुल संवेग होगा उसके बराबर होगा। तो यही नियम आपका होता है, यहाँ पे लिखा भी है, टक्कर से पूर्व कुल संवेग बराबर होगा टक्कर के पश्चात के कुल संवेग के। तो यही हमारा संवेग संरक्षण का नियम है। उम्मीद करता हूँ आपको संवेग संरक्षण का नियम अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर आपको संवेग संरक्षण का नियम समझ में आया है तो इसका एक उदाहरण देख लेते हैं, इसका अप्लाई हम कहाँ करेंगे। तो एक एग्जाम्पल देखते हैं संवेग के संरक्षण के नियम का। तो देखिए यहाँ पे हम रेखीय संवेग संरक्षण के नियम के उदाहरण की डिस्कस करने वाले हैं। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि जब बंदूक से गोली निकलती है तो जो बंदूक का हमारा हिस्सा होता है वो पीछे की ओर हट जाता है। ठीक है, आप हम यहाँ पे देखते हैं, मान लेते हैं आप लोगों के लिए एक हम यहाँ पे बंदूक का निर्माण कर लेते हैं। वैसे यहाँ पे बंदूक को ऐसी बन नहीं पाएगी जैसी होती, मान लेते हैं ये हमारी क्या है, कोई बंदूक है। ठीक है, ऐसे इस प्रकार से अब यहाँ पर कोई गोली होगी जो कि बंदूक की हमारी बुलेट है, और ये हमारी पूरी क्या है, बंदूक है। तो यहाँ पे एक जो बंदूक है उसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान होगा, मान लेते हैं इसका जो द्रव्यमान है स्मॉल m है। जो हमारी जो बंदूक है पूरी बंदूक उसका जो द्रव्यमान है m है। ठीक है, अब शुरुआत में बंदूक हमारी नहीं चली है तो इनका जो वेग होगा बंदूक का और बंदूक की बुलेट का वेग जो होगा वो शून्य होगा। अगर किसी भी चीज़ का वेग शून्य है तो उसका संवेग तो शून्य होगा। अब बंदूक भी विरामावस्था में है, अभी बंदूक तो बाहर चली नहीं है तो उसका भी संवेग स्लो है, जीरो है, और जो बंदूक हमारी है ये भी अभी यहीं पर है तो इसका भी वेग जीरो है। तो इन दोनों का वेग जीरो है, इसलिए इनका जो पहले का कुल संवेग होगा वो शून्य होगा। यहीं पर लिखा है बंदूक चलने से पहले दोनों बंदूक तथा बुलेट विरामावस्था में मतलब रुकी हुई हैं, अतः इनका निकाय का जो प्रारंभिक संवेग होगा वो शून्य होगा। क्यों शून्य होगा, क्योंकि वेग नहीं है तो वेग नहीं होगा तो संवेग नहीं होगा। अब यहाँ पे लिखा कि माना बंदूक का द्रव्यमान m, तो हमने बंदूक का द्रव्यमान बड़ा M मान लिया है, तथा बुलेट का द्रव्यमान स्मॉल m, यानी जो बुलेट है उसका द्रव्यमान माना स्मॉल m माना है। फायर करने पे क्या होगा, फायर करने पे क्या होगा, जो बुलेट होगी वो v वेग से आगे बढ़ेगी, यानी जो बुलेट है वो v वेग से इधर की तरफ क्या होगी, आगे बढ़ेगी स्मॉल v से, तथा बंदूक भी v वेग से पीछे। जैसे ही हमारी ये जो बंदूक की बुलेट है वो बाहर इधर निकलेगी v वेग से, वैसे ही जो हमारी जो बंदूक होगी ये भी पीछे की ओर
कैपिटल वी वेग से क्या होगी, पीछे की ओर हटेगी। तो उसके बाद हमारा जो संवेग आएगा वो हमें यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो ध्यान रखना है जो हमारा पहले का संवेग होगा यानी विरामावस्था में थी जो वो संवेग होगा पहले का, बाद में बुलेट का जो संवेग होगा और बंदूक का जो संवेग होगा उन दोनों के कुल योग के बराबर होगा। यही संवेग का संरक्षण का नियम हमें यहाँ पे अप्लाई करना है। अब हमें पता है कि फायर से पहले का जो संवेग है हमारा क्या है, शून्य है, और फायर के बाद का संवेग हम कैसे निकालेंगे, दो चीज़ें हमारे पास हैं, एक तो बुलेट है और की कौन सी है, एक बंदूक है। तो पहले हम बुलेट का संवेग लिखेंगे और बाद में बंदूक का संवेग लिखेंगे, दोनों का जोड़ देंगे तो हमारा फायर के बाद का संवेग आ जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बुलेट का संवेग लिखते हैं। तो बुलेट हमका जो द्रव्यमान है वो m है और उसका जो वेग है वो v है, ये लिख लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे बंदूक का, प्लस कर देंगे। तो बंदूक का जो द्रव्यमान है वो कैपिटल M है और बंदूक का जो वेग है वो कैपिटल V है। तो यही तो होगा, पहले का संवेग तो 0 होगा, बाद में जो संवेग हम निकालेंगे वो बुलेट का संवेग और बंदूक के संवेग के जोड़ के बराबर ही तो होगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अगर मान लेते हैं कि हमें बंदूक का वेग निकालना है या फिर कि जितने वेग से बंदूक हमारी पीछे हटती है वो निकालना है, तो हम क्या करेंगे, जो MV है इसको इधर ले जाएंगे। तो ये हमारा यहाँ पे MV जो होगा वो माइनस का इधर आ जाएगा और इधर बचेगा स्मॉल m स्मॉल v। अगर हमें मान लेते हैं बंदूक कितने वेग से पीछे हट रही वो मान निकालना है, तो v बराबर अगर निकालना है तो ये जो कैपिटल M है जो कि बंदूक का द्रव्यमान है ये इसके नीचे आ जाएगा, तो MV अपॉन कैपिटल M हो जाएगा। तो ध्यान रखना है, अगर इसके हम न्यूमेरिकल कराएंगे तो आपको डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा लेना। अगर आपको कभी भी बंदूक का वेग निकालना है तो, या फिर नहीं निकालना है तो आप इस इक्वेशन से भी आप निकाल सकते हैं। तो ये आपका संवेग संरक्षण के नियम का एक एग्जाम्पल था जो कि आपका अप्लाई होता है। उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये क्लियर वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों में शेयर करें।